देखिए आज हम लोग कल जहां पढ़ रहे थे उससे आगे की बात करेंगे, इम्पल्स और आपके आगे स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक, तो अगर देखिए कहीं पे इम्पल्स पूछा जाता है, इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स क्या होता है? जब कहीं पे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगता है तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम I इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ डेल्टा टी। मतलब टाइम बहुत छोटा हो तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इम्पल्स। ठीक, हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या देखा है? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। अगर यहां से F इंटू डेल्टा टी कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको? एम वी माइनस यू। तो कई बार इम्पल्स निकालने के लिए हम ये तरीका भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक वॉल है और कोई बॉल है एम मास की, ये जा रही है वॉल से टकरा के वापस आ रही है। ठीक है, और कोलिजन वहां पे कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या होगा भाई? हमारा जो इम्पल्स निकालना वो क्या है? एम बी माइनस यू। तो यहाँ पे इम्पल्स कैसे आएगा? आई इक्वल टू हमारा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? बी इधर हो गया तो माइनस एम बी माइनस एम बी। इनिशियल क्या है? एम बी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जिस वेलोसिटी से जाएगा टकरा के उसी से वापस आएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? माइनस टू एम बी। ये हमारा इम्पल्स हो जाएगा। समझ गए? दूसरा कोई प्रॉब्लम है? मान लीजिए हमारा ये वॉल है, कोई बॉल ऐसे आ रही है विद वेलोसिटी u। ठीक है, एट एन एंगल, ये मान लो इससे परपेंडिकुलर से एंगल थीटा पे, या फिर कई बार तुमको इससे एंगल देगा थीटा। तो अगर ध्यान से देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और नीचे क्या हो गया? u sin थीटा। हुआ नहीं हुआ? तो अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम देखें u, तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जब ये यहाँ से टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन पे जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे वापस जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो u से आया था, u से वापस जाएगा। तो अब इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ गया? u cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ गया? u sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी जब हम लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा? इधर की तरफ है तो माइनस u cos थीटा माइनस u sin थीटा जे कैप। ये क्या है? आई कैप है। इम्पल्स हमारा क्या होता है? आई इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक, तो इससे इसको घटाओगे यहाँ क्या बचेगा? ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा। ये माइनस है, इससे माइनस और करेंगे तो क्या आएगा? माइनस टू एम यू कॉस थीटा। समझ गए? इतना इम्पल्स क्या होगा? इसके ऊपर लगेगा तो दीवार पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट होगा? जैसे इसका अपोजिट, वो कितना हो जाएगा? प्लस टू एम यू कॉस थीटा। समझ गए? बात समझे? तो हमको क्या देखना है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का चेंज। ठीक, वो हमारा क्या हो जाता है? इम्पल्स। ठीक, नोट कर लीजिए फट से। तो इस तरह से इम्पल्स के सवाल करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि इम्पल्स निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का चेंज। अब कई बार आपका क्या होता है? ग्राफ दे दिया जाता है। मान लो इम्पल्स और टाइम का ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ है, इधर दिया इम्पल्स, इधर दिया टाइम, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया है। ठीक, फोर्स और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया, पूछा तुमसे इम्पल्स बताओ, क्या पूछा? तो आपने क्या देखा है? इम्पल्स क्या होता है? एफ डेल्टा टी, और यही किसके बराबर होता है? डेल्टा पी के बराबर, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इसके अंदर का एरिया निकाले, क्या निकालें? इस ग्राफ के अंदर का एरिया, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स या फिर
चेंज इन मोमेंटम, ऐसे देके भी इम्पल्स आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब मान लो दूसरा कोई सवाल है कि एक बॉल है यहाँ से ऐसे आई और ये एंगल आपका थीटा है, आप लोग इम्पल्स निकालिए अगर एक कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक v वेलोसिटी से आ रही है। फाइंड इम्पल्स इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ एनर्जी लॉस नहीं होगा, टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से आई उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। तो जब ऐसे आ रही टकराने तो क्या होगा, टकरा के ऐसे वापस आएगी। हो गया। अब हम क्या करें, अगर ऐसे पैरेलल लाइन ड्रा कर लो तो यहाँ क्या हो गया, ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट, है कि नहीं। तो आप देखो तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या है, v sin थीटा। यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या ले सकते हैं, v cos थीटा आई कैप, अब ये नीचे की तरफ है तो माइनस v sin थीटा j कैप लिख सकते हैं। इस वाले को देखो ध्यान से, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी v cos थीटा आई कैप इधर की तरफ ये, और माइनस v sin थीटा j कैप हो जाएगा। ऊपर की तरफ है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा अभी, इम्पल्स में क्या है, m v माइनस यू। अब फिर v माइनस यू करेंगे तो क्या बनेगा, m, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आपको क्या होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाली वेलोसिटी हमारी हो गई v sin थीटा, और इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर v sin थीटा, और cos वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा 2mv sin थीटा। समझ गया, यहाँ पे इम्पल्स क्या आ जाएगा, 2mv sin थीटा। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे सूडो फोर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो फोर्स क्या कहता है कि भाई देखिए, जैसे हमारा अभी तक जो फ्रेम था वो कैसा था, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम था। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाएगा तो हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जो सूडो फोर्स क्या कहता है कि अगर कोई हमारा फ्रेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ठीक, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा, न्यूटन के लॉज को ऐसे डायरेक्टली लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगा के हम सवाल को बहुत जल्दी से कई सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए सूडो फोर्स है क्या, तो इसमें लिख लीजिए, अ फोर्स इंट्रोड्यूस टू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन on non-inertial frame, on non-inertial frame। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ द बॉडी यानी जिस पर हम लगाना चाहते हैं, इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बेटा होगी अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको किसको देखना है, एक्सेलरेशन को। किसको देखना है, जिधर एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसके अपोजिट में क्या लगेगा, सूडो फोर्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे इस वाले में देखें सूडो फोर्स, तो इस बॉडी पे लगेगा, इधर लगेगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन नीचे है तो इधर लगेगा ऊपर। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, कहाँ पे लगेगा। अब देखो ध्यान से,
अगर इस बॉडी का हम ऐसे जनरली कहते हैं तो इस पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक, अब कोई आदमी बाहर से देख रहा है तो कहेगा नॉर्मल रिएक्शन mg है, लेकिन ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के साथ भी जा रहा है। तो और अगर एक आदमी को इसी में बैठा दिया जाए और ऑब्जर्व करने के लिए कह दे, तो अब ये आदमी के लिए ये चीज क्या आ गई, रेस्ट पर। तो जैसे बाहर से देखता है वैसे देख लेगा, नहीं देख लेगा। लेकिन अब इसको न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। तो सूडो देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऊपर है तो सूडो किधर लगेगा, नीचे, इधर लगेगा। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नीचे सूडो है प्लस mg है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ma सूडो हो गया प्लस mg, यानी क्या आ गया आपका m ब्रैकेट में g प्लस a, क्या आ गया मतलब g प्लस a। मतलब जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, g के यहाँ पे g इफेक्टिव, क्या लगाएंगे g के यहाँ पे g इफेक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूडो लगाने के बाद g प्लस a, g प्लस, तभी तो हुआ ये। अब इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, बॉडी में mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये जा किधर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा चल रहा है ऊपर, पर एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। तो इस पे सूडो किधर लगेगा, ऊपर, कितना लगेगा ma। तो यहाँ पे देखोगे n इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में g माइनस a, समझ गए। यानी जब नीचे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा तो यहाँ जो बॉडी है उसका वेट कम दिखाई देगा, और यहाँ है उसका वेट क्या दिखाई देगा, ज्यादा, क्या दिखाई देगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट देखना हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जी के यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जो जी है वो तो है ही है, साथ में सूडो फोर्स के, सूडो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, क्या करेंगे हम एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे, क्या करेंगे एक्सेलरेशन को उल्टा करके, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उल्टा करेंगे माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब इसमें पहले तो यही सवाल है कि कोई एक ब्लॉक रखा है वेइंग मशीन पे और एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, बताओ वेट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा सीधे mg प्लस a। अगर मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस a। एक तो यही सवाल बन गया कि एलिवेटर है, अगर यही एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उस केस में क्या होगा, जी ही रहेगा ना, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी ही रहेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, सेम वेट शो करेगा। जब अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है फ्रेम, तो उस केस में हमको कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सीधे क्या आ जाएगा, mg। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड है उस केस में हमको सूडो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सूडो इंट्रोड्यूस करके हम जी इफेक्टिव निकाल लेंगे, जी इफेक्टिव को उठा के हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे एक अभी देखिए चुटकियों में सवाल कुछ होंगे आपसे, इसको एक बार नोट कर लीजिए फिर बताएं आगे। देखिए जैसा कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में मूवेबल पुली वाला देख चुके हैं, वैसे एक सवाल देखिए नीट में बार पूछा गया कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आपकी एक फिक्स पुली है, ऐसे यहाँ पे एक फिक्स पुली है, इसके साथ यहाँ पे एक मास लटका है m1 और यहाँ पे लटका हुआ है m2। ये विद एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे m2 क्या है, भारी है, क्या है m2 ग्रेटर देन m1, ठीक। तो फट से क्या करिए आप, बंदर बन के यहाँ बैठ जाइए और इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे तुम यहाँ बंदर बन के बैठे, इस पे सूडो इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, सूडो। और हमको ये कैसे दिखाई पड़ने लगेगा, रेस्ट में कैसे दिखाई पड़ने लगेगा। फिर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जैसे पहले करते थे। पहले हम करते थे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आता था, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या आता था, g। अब यहाँ क्या कर देंगे, g इफेक्टिव, क्या कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है, सूडो कहाँ लगेगा, नीचे, तो g इफेक्टिव अपने आप क्या हो जाएगा, g प्लस a, है ना, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बने। अगर सूडो फोर्स की डायरेक्शन सेम आ जाती है तो क्या होगा, दोनों एक्सेलरेशन जोड़ देंगे जी और ए को, और अगर अपोजिट आता तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ए हो जाएगा वो जी इफेक्टिव यानी एक्सेलरेशन कितना बनेगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। लो सवाल आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए डैश हमने लिख दिया है, ठीक है। और ए किसका एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स की वजह से, फ्रेम का एक्सेलरेशन किसका है,
फ्रेम का एक्सेलरेशन है ना ये, और ए डैश हमारा किसका हो गया, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब यहाँ टेंशन तुमसे पूछता तुम क्या पढ़ते थे, 2m1m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही तुमको अगर दे देता नीचे जा रहा है, यही क्या दे देता नीचे जा रहा है, तो हमारा क्या होता, अगर ये दूसरा सवाल यहीं पे बना दे कि अब आपका ये दोनों क्या हो रहा है, ऐसे ही लटके हैं सेम m1 m2, लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो अब सूडो कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो अब जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या यूज होगा, जी माइनस ए, तो जहां जहां जी प्लस ए वहां क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। अगर कहीं पे ये दे देगा ऐसे कि हमारा अब क्या हो गया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब ऐसे एक बार आपके एचसी वर्मा में सवाल दिया हुआ है, एचसी वर्मा में, ठीक, क्या है कि इस पे इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक रखा है ऐसे, ठीक। अब कह रहा है इसका एक्सेलरेशन बताइए अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। क्या पूछा है, यहाँ m मास की बॉडी है तो इसका एक्सेलरेशन बताना है इस इंक्लाइन प्लेन पे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन तो पहले था वही रहेगा ना, जैसे हम यहाँ बैठ गए तो हमको जैसे नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन पे चलता दिखाई पड़ता तो एक्सेलरेशन क्या होता था, जी साइन थीटा, क्या होता था, तो वही जी साइन थीटा दिखेगा ना। अरे भाई ये रुका तो है नहीं, यहाँ पे इसको फ्रीली छोड़ा गया, ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है पूरा फ्रेम, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पे हमारा जी इफेक्टिव पे फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में क्या आ जाएगा सीधे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, ठीक। लेकिन अगर इसी सवाल में हम कहें कि सेम ऐसे ही प्लेन है लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको यहाँ छोड़ा गया है स्लाइड करने के लिए और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, क्या जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, इसके अलाउंग ए डैश जी इफेक्टिव मतलब जी प्लस ए इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा जी इंटू ए, समझ गए बात, समझे नहीं समझे। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। अब एक बार और नीट में क्या सवाल आया देखिए, ये सारे आप पहला दूसरा फट से नोट कर लिए, इनको तो हम अगला होता है एक और अच्छा सवाल, ये सब अपनी भाषा में लिए। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसमें पूछ रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए जा रहा है तब पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, उतार लीजिए फट से। देखिए दूसरे आपके एक क्वेश्चन और एक बार पूछा गया, आपको लिखे क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है, ठीक। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा कोई सिस्टम था जो विद ए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा लगा था ऐसे से बना होगा, ये हमारा बैलेंस है, इसके साथ पुली लगी है और पुली के साथ दो मास टंगे हैं 8 kg और 4 kg, 8 kg और 4 kg क्या है टंगे हुए हैं और पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग बताइए, ठीक है। देखिए हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फट से हम यहाँ जाके बैठ जाएं, अभी हमारे लिए रेस्ट हो गया और हम क्या लगा दें सूडो, क्या लगा दें सूडो, लगाने से यहाँ पे हमारा जो जी इफेक्टिव हो गया वो क्या हो गया, ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन, तो नीचे आ जाएगा जी हमारा 10 मान लेते हैं इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हम टेंशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव, 2 इंटू m1 m2 हो गया 8 इंटू 4 अपान 8 प्लस 4 इंटू हमारा वो कितना आ गया 12 12 मर गया कितना 64 न्यूटन, कितना लगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी, यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी, तो यहाँ पे लगेगा टी, यहाँ पे लगेगा टी, यहाँ पे कितना लगेगा 2t, क्या लगेगा, तो जो स्प्रिंग बैलेंस खींचेगा उसको कौन खींचेगा 2t, कौन खींचेगा, तो वही तो वो रीडिंग देगा, तो 2t हम कर देंगे तो हमारा रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग हो गया 2t यानी 2 इंटू 64, इट मीन्स कितना आ जाएगा 128 kgf, 128 न्यूटन रीड करेगा, कितना करेगा। अब kgf पे ले जाना 10 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, तो यानी 12.8 kgf या फिर 128 न्यूटन, समझ गए।
देखिए अगले सवाल हमारे इस जी इफेक्टिव के पे बनते हैं कहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वैसे ही हम पढ़ेंगे बहुत आगे जाके, पर यहीं बताया दे रहे हैं कि अगर मान लिया यहीं पे हमारा क्या है, इसमें एक पेंडुलम लटका दिया गया तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग बचपन से देखते आए क्या, 2π√L/g। पर अब यहाँ पे जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो हम क्या यूज करेंगे, T इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। ठीक, यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G+A। अगर यही चीज हो फ्रेम में रखा है और हमारा ये ऐसे आए और इधर की तरफ हो, इधर की हो, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन जा रहा है तो जी इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, G-A। बस उल्टा करके जोड़ देना, क्या करना है, एक्सेलरेशन को उल्टा करके, फ्रेम का एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देना है जी में, आ गया हमारा जी इफेक्टिव। समझ गए, बात समझ गए ना। अब देखिए क्या है, अगर ये कांस्टेंट से जा रहा होता तो वही रह जाता, कांस्टेंट से, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हमारा जी वही रह जाएगा। समझ गए, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आप टाइम पीरियड बता देंगे ना, कि अगर कोई पेंडुलम रखा हो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है तो हमें बताओ कि कितना उस पर फर्क पड़ेगा, आपका आसानी से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ से निकल आएगा कि नहीं, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक सवाल और बहुत बनता है इस पे, कि मिटा दें इसको, फट से नोट करिए, फिर एक तरीके का और बताएं, उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई पूछे निकालने के लिए भी, तो जी इफेक्टिव के लिए क्या होता है, टेंशन अपॉन मास। क्या होता है, टेंशन अपॉन, यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, स्यूडो, टेंशन लग रहा है t क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में G+A, m मर गया तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, G+A। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा मान लीजिए एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे और इंक्लाइन प्लेन भी चल रहा है, देखिए सब सूडो का कमाल है। मान लिया हमारा एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। अब ये कह रहा है कि ये किस एक्सेलरेशन से चले ताकि ये हमारा नीचे स्लाइड ना करे, जो हमारा ये ब्लॉक है, वेज है, इसको किस एक्सेलरेशन से मूव कराया जाए ताकि ये नीचे स्लाइड ना करे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस फ्रेम पे जाके बैठ जाए, हम यहाँ पे आके बैठ गए इस पे, ठीक, अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमारे लिए ये क्या चला गया, रेस्ट में, और इस पे हम क्या लगा देंगे, सूडो। क्या लगा देंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे सूडो किधर लगेगा, इधर लगेगा ma, और नीचे इस पे क्या लग रहा है, mg। अब यहाँ देखिए ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये नीचे तो जा नहीं रहा, हमारे लिए ना नीचे आ रहा है ना ऊपर, इसका मतलब इस डायरेक्शन में दोनों का फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, दोनों का फोर्स। तो देखो mg का इधर कंपोनेंट कितना है, mg cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ma sin थीटा, इधर सूडो है ना, ma है तो ma क्या हो जाएगा, ma cos 90 - थीटा लिख सकते हैं, लिख दें। यानी जब यहाँ पे हमारा mg cos थीटा इक्वल टू ma sin थीटा, ma cos 90 - थीटा के बराबर होगा तो हमारा ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा। तो यहाँ पे क्या मिला कुल मिला के, यहाँ से देखो m मर गया तो हमारा ये हो गया sin थीटा। एक मिनट, ऐसे नहीं, ये रुका हुआ देखना है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट क्यों करेंगे, चलिए इधर हो गया, इधर देखिए इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा,
mg साइन थीटा, कितना आ जाएगा mg साइन थीटा। ma का जरा देखो इधर, ये थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा ma cos थीटा, क्या आ जाएगा ma, देखो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा, तो क्या आ जाएगा ma cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। यहां से देखें अगर a इक्वल टू तो क्या मिलेगा mm मर गया, तो a इक्वल टू मिलेगा g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या मिला एक्सलेशन a इक्वल टू क्या मिल गया g tan थीटा, क्या मिल गया, यानी tan थीटा हमको यहां से क्या मिल गया a बाई जी, क्या मिल गया tan थीटा a बाई जी। समझ गए, बात समझ में आई। अब ऐसा ही एक सवाल है, कहता है कि ऐसे इस तरह से देखो, ये पैराबोलिक कोई पैराबोला का फॉर्म है, कह रहा है ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलेरेशन से चलेगी, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे स्टेबल रहे, क्या रहे वहां पे, और इसकी इक्वेशन तुमको दे दिया गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्या दे दिया गया y इक्वल टू, समझ गए। तो हमने क्या देखेंगे, हम यहाँ पे इसको छोटा सा इंक्लाइन प्लेन मान लें, ऐसे टेंजेंट करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया नहीं हो गया, और ये tan थीटा किसके बराबर होगा स्लोप के बराबर, किसके हो जाएगा tan थीटा स्लोप के बराबर होगा। और अभी हम जो देख चुके हैं जब ये इंक्लाइन जैसा ऐसा यहीं पे अगर रेस्ट रहना है तो tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए a बाई जी के, एक बार IIT में आ चुका है सोचो। अब हमें स्लोप y इक्वल टू 2x स्क्वायर का कैसे मिलेगा dy बाई dx, क्या हो जाएगा स्लोप हमारा dy बाई dx भी तो होता है, यही हमारा tan थीटा होता है, यही हमारा a बाई जी होता है। यहाँ ध्यान से देखो क्या हो जाएगा उसका एक्सलेशन डिफरेंशिएशन 4x, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू a बाई जी। अब यहाँ से चाहे a निकालो चाहे x निकालो, चाहे क्या निकालो x भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा x a बाई 4g, a कितना आ जाएगा x a बाई, मतलब यहाँ से इसका कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया होगा, ओरिजिन पे यहाँ रहा होगा, जब चला होगा तो ये यहाँ पे यहाँ पहुँचेगा, फिर यहीं पे जाके क्या होगा इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इस पॉइंट से कितना दूर है यहाँ से निकल आएगा, पूछा यही गया था वहाँ पे, समझ गए। और यहाँ पे तुम्हें अगर निकालना है एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 4gx, क्या हो जाएगा 4, उसके लिए यहाँ से इसकी दूरी पता होना चाहिए, बात समझ गए, प्रिंट कर लीजिए फर्स्ट। देखिए आज हमको स्प्रिंग भी पढ़ाना था पर स्प्रिंग में पढ़ा नहीं पाया, तो स्प्रिंग हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।